26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं, बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी। और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है। और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है केंद्र सरकार का मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। तो आज का हमारा जो खास पॉडकास्ट है भारत रीलोडेड, उसके खास मेहमान हैं संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में भारत रीलोडेड। धन्यवाद। तो देखिए, जैसा हमारा पॉडकास्ट का आज एपिसोड है भारत रीलोडेड, आप समझ पा रहे हैं कि भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई, या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई। पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावरत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए, या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएँ और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएँ। उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए, बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज़ करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूज़ियम बनाने की घोषणा की, जिस पे हम काम कर रहे हैं, और वो भी म्यूज़ियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं। उसको, जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपॉजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे। इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं। सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, तो मैं आपको ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को ख़त्म करना है तो उसकी संस्कृति ख़त्म कर दीजिए,
वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। आपने अभी ज़िक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी, उसको इसी कालखंड में जब भारत पे, हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ। उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा विहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और बोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है। इतिहास, संस्कृत और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थीं, उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पे रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है। यकीनन सर, आपने अभी ज़िक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेनजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज़्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें, अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनर्जागृत होगी? बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था, तो अंग्रेज़ों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए। जैसे पोर्ट ब्लेयर था, जो अब श्रीविजयपुरम है। जो वहाँ पे द्वीप थे, वो अब द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ। बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लेगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज़ अच्छे से डेवलप करते हैं, और ख़ासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ AR VR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव, जो वहाँ पे जो हमारे यूथ है, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं, वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूज़ियम स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप, अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी। तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी, जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपर्ली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं, तो हमारी युवा पीढ़ी को उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा, बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा। सर, क्योंकि अभी एक
एआई का टाइम भी चल रहा है, विकसित भारत 2047 के विज़न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो संस्कृति मंत्रालय ने, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि भाषाओं को लेकर के, हम सब जानते हैं कि भारत विविधता से भरा है और यहाँ इतनी भाषाएँ हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि अब प्रत्येक भाषा में आप रिसर्च कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें आप बात कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसको लेकर के किस तरीके से संस्कृति मंत्रालय काम कर रहा है? देखिए, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका उपयोग करके हम अपने संदेश को अच्छे से जो युवा पीढ़ी है उसके पास पहुंचा सकते हैं। और ख़ासकर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एआई का उपयोग पार्ट है और मशीन लर्निंग का पार्ट है, उसका उपयोग करके हम जो इंटरप्रिटेशन है, ट्रांसलेशन है, इवन डिसाइफरमेंट ऑफ स्क्रिप्ट्स है, वो अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी संस्कृति मंत्रालय ने एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया कि जो हमारी एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं, क्योंकि एक ही स्क्रिप्ट में कई बार कई भाषाओं में लिखा गया, जैसे ब्राह्मी में संस्कृत भी लिखी गई है, प्राकृत भी लिखी गई है, पाली भी लिखी गई है और तमिल भी लिखी गई है। उसी तरह जो बाद की स्क्रिप्ट्स आईं, जो ग्रंथा है, शारदा है, बहुत सारी हमारी भाषाएं विकसित हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत है, फिर प्राकृत है, फिर पाली है और अन्य भाषाएं हैं। इतनी हमारी डाइवर्सिटी है, तो इस सारी डाइवर्सिटी को अगर हम सिर्फ मैनुअली हम स्कॉलरली रिसर्च करके या ट्रांसलेशन करके काम करना चाहें तो बहुत समय उसमें लगता है। पर हमने एआई का उपयोग करके जो हमारी प्राचीन पांडुलिपियां हैं, उनके जो अंतर्गत निहित ज्ञान है, उसको हम बड़े अच्छे से भारत की पूरी 22 भाषाओं में और साथ में जो विश्व की भाषाएं हैं, वो चाहे फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, उसमें भी ट्रांसलेशन करके और वॉइस टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू वॉइस को प्रोड्यूस करके हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंतर्गत जो प्रस्तुत नॉलेज है उसको बाहर लाने का प्रयास किया है। ये सतत प्रयास चल रहा है। इसके अलावा भी एआई का उपयोग करके हम जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, वो कैसे दिखते होंगे उस समय, उनको हम एक एआर वीआर एक्सपीरियंस हम क्रिएट कर सकते हैं। हम हमारे ऑब्जेक्ट्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो प्रॉपर्ली कर सकते हैं। कई बारी ऐसी इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं जिनको बहुत अच्छे से हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते, बट एआई का उपयोग करके हम उन इंस्क्रिप्शंस को इंटरप्रेट कर पाएंगे। और अब हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो इंडस वैली स्क्रिप्ट है, उसको भी हम एआई का उपयोग करके कोशिश करें कि एक रिलायबल डिसाइफरमेंट उसका हो सके। तो एआई का बहुत पॉजिटिव उपयोग भी हो सकता है। हम अपनी क्रिएटिव इंडस्ट्री को बचा पाएँ और एआई के चैलेंज को हम पॉजिटिवली ले पाएँ और उसको उसकी नेगेटिविटीज़ को प्रिवेंट कर पाएँ, उस पे भी हम बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी एंगेज कर रहे हैं, यूनेस्को से भी एंगेज कर रहे हैं और जो डिफरेंट फोरम्स हैं, जैसे ब्रिक्स का कल्चरल ट्रैक है और G20 का कल्चरल ट्रैक है, उसमें भी इस मुद्दे को हम अच्छे से प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, जहाँ एक और एआई इतनी आगे से बढ़ रहा है, अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं और हम देखते कि थे कि किसी समय में, मतलब अगर 12 साल पहले की बात करूँ, तो हम लोग जो आउट ऑफ इंडिया या इंटरनेशनल जो ब्रांड्स होते थे, उनकी तरफ दौड़ ज़्यादा होती थी, बजाय भारत के स्वदेशी उत्पादों को देखकर, जो कि अब हम देख रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा लोगों के मन में उत्साह आया है। और कहीं न कहीं जो आर्टिजन्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ लोक कलाएँ, लोक संस्कृति, तो आप कितना बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि पिछले 2 सालों से आप संस्कृति मंत्रालय में सचिव के तौर पर हैं, तो आपने क्या कुछ बदलाव देखे हैं यहाँ पर? जैसे जैसे भारत का विकास हो रहा है, पूर्व में क्या होता था कि लोगों को लगता था कि जो ब्रांडेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो बाहर से आते हैं वही अच्छे हैं। पर आप अब देखेंगे कि जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम अगर पहरावा भी अपना देखते हैं तो भारत की महिलाएं साड़ी पहनती हैं, तो भारत की कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी जिसके पास हैंडलूम की साड़ी ना हो। खादी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो खादी का गया बहुत है। ज़्यादा ट्रेंड है। तो बहुत सारा जो हमारे आर्टिसंस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसका जो डे टू डे उपयोग है वो बढ़ रहा है। और कुछ चीज़ें हम अपनी वापसी की तरफ भी हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन वापस घर में आ रहे हैं। आज भी हम मटके में पानी रखना शुरू कर रहे हैं। हम कांसे के बर्तनों में खाना प्रारंभ कर रहे हैं। कांसे के बर्तनों में जो बहुत छोटे घरेलू
उद्योगों में बनते हैं उनमें पानी रख के पीने का ट्रेंड नया शुरू हुआ है। तो मेरा मानना है कि जैसे-जैसे हम अपने कल्चरल ईथोस को, हमारी कल्चरल स्टोरीज़ को, हमारी प्राचीन सभ्यता की जो रिसर्च थी, उसकी अच्छाइयों को हम अपने नागरिकों के समक्ष ला रहे हैं, वैसे-वैसे जो हमारे क्राफ्ट्स का, आर्टिसंस का जो मार्केट डेवलपमेंट है, वो भी हो रहा है। और जिस तरह से हम इंटरनेशनल कनेक्ट कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ये जो विकास है, ये अल्टीमेटली इंटरनेशनल मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट होगा और भारत के जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करके इंटरनेशनल ब्रांड बनेंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कोल्हापुरी चप्पल को एक इंटरनेशनल ब्रांड ने चुराने की कोशिश की, तो वो यहाँ से प्रोटेस्ट हुआ और उसका वापस जीआई टैगिंग चेंज हुआ और जीआई टैग भारत को मिला और उस ब्रांड ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया। तो कल्चरल डेवलपमेंट के साथ जो भारत का ब्रांड डेवलपमेंट है, वो भी कनेक्टेड है और मेरा मानना है कि जैसे-जैसे हम सांस्कृतिक विकास करेंगे, वैसे-वैसे जो संस्कृति और सांस्कृतिक असेट्स हैं भारत की, उनका भारत की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, जो क्रिएटिव इकोनॉमी का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, वो तेज़ी से बढ़ेगा। और विश्व की कई अर्थव्यवस्थाओं में ये देखा गया है कि क्रिएटिव इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, वो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ से कई बारी 2 गुना से भी ज़्यादा है। तो अगर हम अपने आप को अच्छे से तैयार करते हैं, तो भविष्य के भारत में क्रिएटिव इकोनॉमी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगी, बात अगर हम बच्चों की करें, क्योंकि जो आज का जेनज़ी है वो प्रूफ पे और जो चीज़ें हैं कि ये है तो कैसे है, क्योंकि ये सब जानते थे कि जो सभ्यता है, चाहे वो यूनान से लेकर मिस्र रोम तक, सबकी सभ्यता इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि भारत की सभ्यता आज भी उसी तरीके से जीवित है। सर ये जो आपने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया, या जैसा आपने कहा कि कई त्योहारों को आप लेकर के आ रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वीर बाल दिवस हो, बच्चों के अंदर नया उत्साह बढ़ने के लिए, क्या इस तरीके के कार्यक्रम लाने से सभ्यता का पुनः जागरण आप देख पाएंगे? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ जहाँ हम कमेमोरेशंस, फेस्टिवल्स, हमारी जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं उनको रिवाइव कर रहे हैं और उनको पुनर्स्थापित कर रहे हैं। उसके साथ-साथ जो युवा पीढ़ी है उसको एविडेंस जो प्रेज़ेंट हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम अपना म्यूज़ियम्स का क्यूरेशन इम्प्रूव कर रहे हैं, हम एआर-वीआर एक्सपीरियंसेस को ऐड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो परमानेंट डिस्प्लेज़ हैं उससे नॉलेज डिसेमिनेशन बहुत अच्छे से होता है। फिर हमने, जैसे मैंने बताया, कि जो नेशनल डिजिटल रिपॉजिटरी हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की बना रहे हैं, जो भारत के युवा देखेंगे कि जब विश्व जो है वो ये सोचता था कि धरती फ्लैट है और जो धरती है वो उसके आसपास सूरज घूम रहा है, उस उस समय भारत में ये पूरी गणना हो चुकी थी कि जो धरती की बनावट क्या है, धरती से सूर्य की दूरी क्या है, जो हमारी पूरी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस हैं, चाहे वो प्लैनेटरी कैलकुलेशंस हों, प्लैनेट्स का मूवमेंट हो, जो पूरा कैलेंडर का सिस्टम हो, टाइम का कनेक्शन जो हमारा एस्ट्रोनॉमी से हो, ये सब चीज़ें भारत में हो गई थी। अब हम मैथमेटिक्स की ट्रीटाइज़ देखते हैं, जो भास्कराचार्य, जो आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने अपने ट्रीटाइज़ में लिखा और फाइनली हमें वो मैन्युस्क्रिप्ट सब मिल गई और उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम ज्ञान भारतम के तहत पूरे विश्व के सामने लेके आ रहे हैं। तो जो कैलकुलेशंस मॉडर्न अलजेब्रा की हैं या ट्रिग्नोमेट्री की हैं, जो कैलकुलस की हैं, जिनको ये माना जाता था कि वो 19वीं और 20वीं शताब्दी में वेस्टर्न जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने की थी, वो भारत में तो उसकी पांडुलिपियाँ हैं जो 11वीं सदी की हैं, 12वीं सदी की हैं, 4th और 5th सेंचुरी की हैं। तो इसका मतलब ये जो ज्ञान जो विश्व ये सोचता था कि उन्होंने प्राप्त किया 20वीं सदी में या 19वीं सदी में, भारत में तो हो सकता है कि ये 2000 ढाई हज़ार साल पहले ही इस ज्ञान की परंपरा भारत में पूर्व से थी और भारत में वो सब लोगों को जानकारी थी। वो ये जानकारी धूमिल हो गई क्योंकि बीच में जो ऐसा समय आया, ऐसा कालखंड आया जिसका उस कालखंड की याद को, उस कालखंड के सिंबल्स को अब हम इरेज़ कर रहे हैं और हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उसको लेके आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि
जो ये सिंबल्स हैं और जो नालंदा यूनिवर्सिटी की सील है, जो केवल भारत में नहीं मिली, वो विश्व के कई कोनों में मिली, क्योंकि जो स्कॉलर्स विश्व भर से भारत में नालंदा में पढ़ने आए और यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके वो नालंदा की सील के साथ अपना सर्टिफिकेशन लेके गए, वो विश्व के कई कोनों में मिला। तो ये भारत की सभ्यता का जो विस्तार था, भारत ने की जो ज्ञान परंपराएं विश्व में फैली, भारत की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमने जिसको हमने वैल्यू नहीं किया, जिसको अब हम भारत के जो यंग जनरेशन है उसके सामने ले जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना केवल हमारे मॉडर्न टाइम्स में होगा, बल्कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भारत की जो ग्रोथ स्टोरी लिखी जाएगी, उसमें ये स्टोरी भी एक प्रोमिनेंट हिस्सा मान अपना रखेगी। एक सवाल मतलब मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, खासकर हमारी जेनजीज़ के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे। और आज जब आप इस दौर में हैं, संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और ख़ास कर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियाँ, वो अमूल्य चीज़ें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है? क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, एक मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूज़ियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं। तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं, तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है, बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है, उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है। उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में जाता हूँ। पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है, तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो। और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है। सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और ख़ासकर हमारे जेन ज़ी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था, महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है। तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वाज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना, सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है।
और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करें, बल्कि उसको इस्टेब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज़ करे और रिकग्नाइज़ करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी। यकीनन सर, ये टॉपिक एक ऐसा है क्योंकि हमारा जो स्पेशल एपिसोड है भारत रीलोडेड, वो पूरी तरीके से यहाँ पर चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाहे भारत सरकार का ये संस्कृति मंत्रालय आपका जो है वो लगातार जिस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन एक समय सीमा है। तो हमें ये, क्योंकि हम चाहेंगे कि ये लगातार चलता रहे और ये संवाद चलता रहेगा, लेकिन आपके जो कार्य हैं वो यकीनन ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन एक समय सीमा है, तो उसके लिए हमें इसे यहाँ समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ख़ास पॉडकास्ट भारत रीलोडेड में। तो हम बात कर रहे थे अपने ख़ास पॉडकास्ट में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, जिन्होंने हमें बताया कि भारत सरकार पिछले 12 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संस्कृति, सभ्यता और सौहार्द को लेकर जिस तरीके से चल रही है, वो ना सिर्फ विकास की जो ढांचा है उसको आगे बढ़ा रही है, बल्कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसे आधुनिकता के साथ हाथ थामकर पूरे विश्व में परचम लहरा रही है। और गुलामी की मानसिकता धीरे धीरे हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है और ख़त्म हो रही है। इस खास कार्यक्रम भारत रीलोडेड पॉडकास्ट में मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।